क्या आपने कभी सोचा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा किसी अपने अभिभाषण में किसी नीति को लेकर प्रशंसा किया जाए और मुख्यमंत्री और इवन जो विधानसभा है उस विषय पर उस नीति के बिल्कुल विपरीत किसी विधेयक को लेकर आए? तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि ने अपने इस बार के 26 जनवरी के भाषण में उन्होंने नीट जो मेडिकल एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होता है उसकी प्रशंसा की। और विडंबना देखिए कि तमिलनाडु को नीट के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से बाहर निकालने के लिए एक विधेयक पारित किया तमिलनाडु की विधानसभा ने। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र आयोजित हो ताकि कोई विश्वास को मत को लेकर या नंबर्स को लेकर जो फ्लोर टेस्ट करवाकर जो राजनीतिक विवाद है, जो बगावत है, उसको समाप्त किया जा सके या उस अध्याय को अंत किया जा सके। लेकिन राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं है या उसमें देर कर रहे हैं, उसमें तकनीकी कारणों के आधार पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा विधान परिषद में अपने सहित कुछ दूसरे लोगों के मनोनयन के लिए लगातार राज्यपाल के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। लेकिन राज्यपाल अनुच्छेद 171 के तहत जो 1/6 विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति रखते हैं, उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए या उस शक्ति के तहत वे मनोनीत लोगों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपने इस बात पर गौर किया कि राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर को जिसको नियुक्त किया उस पर विपक्ष के सदस्यों ने इस आधार पर विरोध कर दिया कि इनसे वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं, इनको क्यों प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए? क्या आपने कभी इस पर गौर किया कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 333 के तहत अगर किसी राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से संबंधित मेंबर्स का इलेक्शन नहीं हो पाता है, तो अगर वो 333 के तहत किसी को नॉमिनेट करते हैं तो इस नॉमिनेशन से जुड़ी हुई आशंका को लेकर वहां पर मुकदमेबाजी हो जाए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इस तरह की अनगिनत कहानियां हैं कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के बीमार होने पर और हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए विदेश दौरा जाने पर मुख्यमंत्री के एक मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य को पहले वाले मुख्यमंत्री को हटाकर बर्खास्त करके दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया। आंध्र प्रदेश में ये कहानी हो चुकी है। ये बहुत ही हैरान करने वाली घटना थी। क्या आपने इस बात पर गौर किया कि राज्यपाल ने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिस व्यक्ति के पास विश्वास मत होने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी? रोमेश भंडारी साहब ने जगदंबिका पाल जी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जगदंबिका पाल साहब और कल्याण सिंह में जब कंपोजिट ट्रस्ट वोट या फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें कल्याण सिंह ने अपना बहुमत सिद्ध किया। इस तरह की चीजें हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे और उन्होंने बिहार में इसलिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी
कि अगर सरकार गठन के लिए प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो इसे जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, खरीद फरोख्त होगी, और इस हार्स ट्रेडिंग को संविधान की मशीनरी का दुरुपयोग होगा, उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह की इस आधार पर बड़ी आलोचना की। राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल पर बैठे हुए व्यक्ति की आलोचना की गई। ये सब चीजें क्या है, भारत में ही हुई हैं, ये सब जो चीजें हैं। तो राज्यपाल का पद भारत की आजादी के बाद से ही 1959 से ही, जब ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार को केरल में बर्खास्त करके 356 का प्रयोग करते हुए पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो राज्यपाल का पद उसी समय से केंद्र राज्य संबंधों में एक बहुत बड़े तनाव की वजह बना हुआ है। 356 का प्रयोग, उसमें राज्यपाल की भूमिका विवाद का विषय आजादी के बाद से ही, पहले 1950 के दशक से ही विवाद का विषय बनती रही है। लेकिन उसके बाद 356 का दुरुपयोग रुक जाने के बाद भी राज्यपाल का जो पद है वह अपनी कुछ भूमिकाओं की वजह से विवाद में बना रहा। तो ये विवाद क्या हैं और संविधान में क्या कोई ऐसी कमी है जिस कमी की वजह से राज्यपाल की भूमिका इतनी विवादास्पद बन जाती है? इन सब बातों को आज हम लोग समझेंगे। तो यहां पर जो बच्चों में टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक बहुत ही कॉन्टेम्पोररी जो इश्यूज हैं उसमें बहुत ही चर्चित टॉपिक है, और यह है राज्यपाल की जो भूमिका है, राज्यपाल की भूमिका पर जो विवाद हैं वो विवाद क्या हैं और क्यों हैं। भूमिका पर विवाद और इस विवाद में हम लोग ये समझेंगे कि ये विवाद क्या है और क्यों है, इनको क्या है समझेंगे। सबसे पहला जो डायमेंशन मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा वो डायमेंशन ये है कि भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की जो भूमिका है उस भूमिका के बारे में संविधान के, भारतीय राज्य व्यवस्था के जानकार ये कहते हैं कि ये दोहरी लेकिन बड़ी ही नाजुक भूमिका है। तो भारतीय संविधान में जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की जो भूमिका है वह भूमिका क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे। और ये जो भूमिका है इसमें एक भूमिका उनकी जो है वह प्रांतीय राज्यों के, प्रोविंशियल जो स्टेट हैं, उन प्रांतीय राज्यों के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की भूमिका है। राज्यपाल की एक भूमिका तो बच्चों ये है कि यह क्या है, संवैधानिक प्रमुख की, प्रांतीय राज्यों के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका है। दूसरी जो भूमिका है वह यह है कि जो राज्यपाल हैं वो केंद्र के राज्यों में प्रतिनिधि के रूप में एक भूमिका रखते हैं। तो हम लोग यहां पर शॉर्ट में कह सकते हैं कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यपाल की जो भूमिका है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो भूमिका है, इस भूमिका को यहां पर भी समझेंगे। और इन दोनों भूमिकाओं में राज्यपाल क्यों किसी भी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, यह भी समझने की बात है। अब यहां पर जो दूसरा डायमेंशन है बच्चों, वो यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि प्रांतीय राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में या राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका के आधार क्या हैं, उसका क्या आधार है, क्यों हम लोग यहां पर यह बात कह रहे हैं, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में क्या आधार है। तो यहां पर हम लोग यहां पर दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसका संवैधानिक आधार क्या है, संविधान के वे कौन से अनुच्छेद हैं जो यहां पर इस प्रकार की दोनों भूमिकाओं की बात क्या है करते हैं। फिर इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यपाल की भूमिका है,
वह राज्यपाल की भूमिका सामान्य दिनों में, नॉर्मल टाइम्स में, और संवैधानिक आपातकाल के दिनों में, या कॉन्स्टिट्यूशनल जो इमरजेंसी है उसके दौरान, वहां पर जो दोनों की राज्यपाल की जो भूमिका है वो एक जैसी नहीं है। तो यहां पर हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि दरअसल जो राज्यपाल है वो प्रमुख भी है, संवैधानिक प्रमुख भी है। राज्यपाल जो है वह क्या है, प्रतिनिधि भी है। और राज्यपाल प्रतिनिधि, प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में यहां पर समझने वाली बात है कि अनुच्छेद 154 और इसके साथ ही अनुच्छेद 163 इसका जो प्रावधान है वो उसे संवैधानिक प्रमुख के रूप में सिद्ध करता है। और दूसरी तरफ राज्यपाल राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में अगर देखा जाए तो यहां पर अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 300, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में देखा जाए तो अनुच्छेद 356 की जो बातें हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि जब किसी व्यक्ति को आप रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और जब आप किसी व्यक्ति को एजेंट कहते हैं, जैसे कि मैं LIC के एक एजेंट को जानता हूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के, और मैं LIC के एक रिप्रेजेंटेटिव को जानता हूं। दरअसल किसी को प्रतिनिधि बताना, किसी को एजेंट बताना, दोनों में फर्क है। जैसे यहां पर अगर हम लोग ये देखें तो जो प्रतिनिधि होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव किसी की तरफ से किसी को क्या करता है, किसी की बात को, किसी की उपस्थिति को दर्ज कराता है। लेकिन जो एजेंट होता है वो दरअसल किसी का काम किसी के दिशा निर्देश के आधार पर करता है। और राजनीति विज्ञान में तो जो प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत हैं, उसमें प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में प्रतिनिधि होना, एजेंट होना, इन सब में अंतर किया जाता है। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है, लेकिन जब राज्यपाल की भूमिकाओं की आलोचना की जाती है तो राज्यपाल को केंद्र का एजेंट बता दिया जाता है। तो यहां पर जो तीसरी बात है कि राज्यपाल के संदर्भ में ये एक मुद्दा है, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल जो है वो केंद्र का प्रतिनिधि है, लेकिन क्यों इसकी आलोचना करते हुए यह कह दिया जाता है कि वह केंद्र का प्रतिनिधि कम केंद्र का एजेंट बन गया है। और केंद्र का एजेंट बनने के साथ साथ कुछ लोग तो और आगे बढ़ते हैं, वे कहते हैं कि वह केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है, केंद्र सरकार का पपेट है, कठपुतली है। ये बात इसमें क्या है कही जाती है। तो पपेट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की जो कठपुतली है उस कठपुतली के रूप में क्या है उसको प्रयोग किया है। तो ये यहां पर क्या है कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है। राज्यपाल जो है वह क्या है, केंद्र का प्रतिनिधि है। वह केंद्र का एजेंट कब बन जाता है और कब वो केंद्र सरकार की कठपुतली बन जाता है, इसको समझना है। और इसके साथ ही हमें वो सारे पॉइंट्स जानने हैं कि राज्यपाल की भूमिका पर जो विवाद है उस विवाद के आधार क्या हैं। तो अब इसमें उस विवाद में, मतलब यहां पर जो राज्यपाल की भूमिका है उस भूमिका पर जो विवाद रहा है, उस विवाद के जो आधार हैं, तो उन आधारों में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने में राज्यपाल की जो भूमिका रही है वह हमेशा विवाद के दायरे में रही है। 356 में राज्यपाल ही राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, तो इसलिए यह हुआ। दूसरी बात यहां पर कि सरकार के गठन में किस राजनीतिक दल को राज्यपाल आमंत्रित करेगा, उस स्थिति में जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है,
इस पर भी बहुत विवाद खड़े हुए हैं। तो एक विवाद सरकार के गठन से संबंधित है, जिसमें वो किस राजनीतिक दल को आमंत्रित करेगा। तीसरा, बहुमत सिद्ध करने में जो राज्यपाल के द्वारा समय सीमा दी जाती है कुछ परिस्थितियों में, वह भी बहुत विवाद का विषय बनी रही है। जैसे कर्नाटक के मामले में राज्यपाल ने बीएस येदियुरप्पा साहब, बीजेपी के नेता, उनको 15 दिन का समय उन्होंने दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 या 2 दिन के भीतर ही उन्हें बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया। तो यहां पर क्या है, बहुमत सिद्ध करने में जो समय सीमा है, उस समय सीमा को लेकर भी विवाद हुआ है। फिर अभी जो विवाद हुआ है, जिस विवाद का ताल्लुक भारत के 2 विधानसभाओं के सत्र को आयोजित करने के संदर्भ में है। अरुणाचल प्रदेश, इनफैक्ट 3 विधान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विधानसभा का जो सत्र है, उस सत्र को आयोजित करके फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, इसको लेकर भी राज्यपाल की भूमिका विवादित रही है। मध्य प्रदेश में इस भूमिका के विवादित होने का कारण स्पीकर रहे हैं, लेकिन यहां पर इस जो दूसरे, जो राजस्थान जैसे राज्य या फिर अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के संदर्भ में उंगलियां उठाई गई, तो ये 356 का प्रयोग सरकार का गठन बहुमत सिद्ध करने में जो समय सीमा है, ये तीसरा कारण है। चौथा जो कारण है, वो चौथा कारण, जैसा मैंने कहा कि विधानसभा का सत्र आयोजित करने को लेकर भी दरअसल जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं, राज्यपाल इस मामले में विवेकाधीन शक्ति रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसको लेकर भी विवाद हुआ। इसके साथ ही विधेयकों पर अनुमति देने के मामले में या विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने को लेकर भी अनुच्छेद 200 और 201 के तहत क्या है, विवाद हुए हैं। तो विधेयकों को लेकर भी, उसकी विधायी शक्तियों को लेकर भी क्या है, विवाद हुए हैं। विधेयकों पर अनुमति के अलावा जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां रही हैं अनुच्छेद 161 के तहत, उसको लेकर भी पेरारीवलन के मामले में पूरी तरह राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बीच में क्या है, विवाद हुए हैं। इसी तरह से राज्यपाल की जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो चांसलर के रूप में, जो वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति की शक्ति है, उच्च शिक्षा में जो उनके पास हस्तक्षेप की शक्तियां रही हैं वो या हैं, उसके वजह से भी विवाद हुए हैं उच्च शिक्षा के संदर्भ में। राज्य प्रशासन में दखल देने को लेकर भी, राज्य प्रशासन में दखल के मामले में भी नागालैंड के राज्यपाल रह चुके एन रवि के ऊपर आक्षेप लगे थे, और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब के ऊपर हाल में ही क्या है, आरोप क्या है लगे, और बंगाल के राज्यपाल धनखड़ साहब के ऊपर, जो अब उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में मनोनीत किए गए हैं, उनके चुनाव के पहले के हालात को अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में एक मामला हमेशा रहा है कि राज्य प्रशासन में दखल उन्होंने दिया। राज्य की नीतियों के संदर्भ में भी, राज्य नीतियों के आलोचना के संदर्भ में भी, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य की नीतियों और प्रशासन की जो आलोचना है उसके संदर्भ में भी जो राज्यपाल हैं उनकी भूमिका क्या है, विवादित रही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत राज्यपाल को यह शक्ति होती है कि वे किसी मंत्री या मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे। दरअसल इस शक्ति को लेकर भी विवाद रहा है। इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे या यह उनका विशेषाधिकार है, ये उनकी विवेकाधीन शक्ति है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने विवाद गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के मामले में राज्यपाल ने इजाजत दी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाए जाने के संदर्भ में। AR अंतुले महाराष्ट्र के थे, उनके संदर्भ में भी ये मामला उठा, और लालू प्रसाद यादव जी के मामले में भी ये मामला उठा। तो ये जो जितनी इस तरह की चीजें हैं, यहां पर भी हम लोग ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून है, उस कानून पर राज्यपाल जो है
वो मंत्रियों पर और मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाए जाने की जो इजाजत देते हैं उसको लेकर भी मामला रहा है। झारखंड में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर भी विवाद हुए हैं और विवाद इतना बड़ा हुआ है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर इसके साथ ही यहां पर विधानसभा में एंग्लो इंडियन और इसके साथ ही विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनको विधान परिषद में जो 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का जो पावर होता है गवर्नर के पास, उसको लेकर भी विवाद हुए हैं। तो ये विवाद के मुद्दे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2019 में बीपीएससी में इस प्रकार का सवाल आ भी चुका है कि क्या राज्यपाल कठपुतली हैं, इस प्रकार का सवाल आ चुका है। राज्यपाल की भूमिका भारत के राज्यों की राजनीति के संदर्भ में, तो ये सब है। अगर मैं यहां पर फिर से थोड़ा आपको याद दिलाऊं, चूंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, कि 356 के प्रयोग को लेकर सरकार के गठन में राजनीतिक दलों को न्योता देने के मामले में, बहुमत सिद्ध करने में जो समय सीमा राज्यपालों के द्वारा दी गई उसको लेकर, विधानसभा का सत्र आयोजित करने के मामले में, और खास तौर पर ये जब राज्य विधानमंडल के किसी राजनीतिक दल के विधानसभा सदस्यों ने बगावत कर दी हो, तो वहां पर ये राज्यपाल की ये जो भूमिका होती है और स्पीकर की जो भूमिका होती है वो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में बहुत निर्णायक हो जाती है। फ्लोर टेस्ट में जो टाइम वगैरह दिया जाता है, विधेयकों पर अनुमति के मामले में राज्यपाल चाहे तो विधेयकों पर अनुमति रोक सकता है, वहां पर भी एक मुद्दा है। चांसलर के रूप में राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, और उप कुलपतियों को, वाइस चांसलर को नियुक्त करने का उनके पास पावर है। और आपने अभी देखा होगा कि बंगाल में, महाराष्ट्र में इसको लेकर मुद्दे उठे हैं और उड़ीसा भी उसी दिशा में शायद जा रहा है। तो ये है राज्य प्रशासन में राज्य की नीतियों के दखल करने के संदर्भ में, उनकी आलोचना के संदर्भ में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून पर, कानून के तहत मुख्यमंत्री या मंत्री पर जो राज्यपाल के द्वारा अनुमति दी जाती है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर भी विवाद हो चुके हैं। मनोनयन पर भी जो विधानसभा में जो 333 के तहत एंग्लो इंडियंस के एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने की जो शक्ति है उस पर विवाद हो चुका है। 171 के तहत जो है उस पर भी विवाद हो चुका है। तो राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के बीच जो रिश्तों में जो कड़वाहट है, उस कड़वाहट के कई कारण हैं और 356 के अलावा भी बहुत से कारण हैं। जो कारण क्या है यहां पर, लेकिन इसको हम लोग क्रम से पहले समझेंगे। भारतीय संविधान में, जैसा मैंने कहा कि जो राज्यपाल की जो भूमिका है, उस भूमिका को आप सिंपली अगर समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि राज्यपाल की जो भूमिका है वह दरअसल उसके शक्तियों और कार्यों से तय होती है। राज्यपाल की भूमिका जो उसके शक्तियों और कार्यों से तय होती है, उसमें राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है, स्वयं विवेक के अनुसार कार्य करता है और केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करता है। अब यहां पर राज्यपाल की भूमिका में अब देखें, मैंने पहली बात कही कि राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से जब वो कार्य करता है तो संवैधानिक प्रमुख है। कुछ मामले में वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। अपने विवेक के अनुसार जब वो कार्य करता है तो यहां पर वो संवैधानिक प्रमुख होने के अलावा दरअसल वास्तविक कार्यपालक या कार्यकारी भी होता है। ये जो दोहरी और नाजुक दोहरी भूमिका है, इसके बीच में संतुलन साधना राज्यपालों के लिए बहुत मुश्किल रहा है और इस बात को हम लोग संवैधानिक आधारों के आधार पर या जो मुद्दे होते हैं उनके आधार पर समझ सकते हैं। दरअसल आप ये देखें कि राज्यपाल से जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, उस एक्सपेक्टेशन से भी राज्यपाल की भूमिका और उस भूमिका से जुड़ी हुई बातें
बातें क्या होती हैं, दूर दूर से संबंधित होती हैं। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यपालों को राज्यपालों को अपने आवास पर उन्होंने क्या है बुलाया था, और एक औपचारिक और थोड़ा अनौपचारिक दोनों किस्म का प्रोग्राम था। अखबारों में जो खबर आई उसमें वेंकैया नायडू जी का स्टेटमेंट आया, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में स्टेटमेंट आया कि राज्यपाल का पद न सजावटी है और न ही राजनीतिक है। सजावटी से मतलब क्या है? फैशनेबल नहीं है, मतलब ये केवल आलंकारिक पद नहीं है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का पद नहीं है, और ये पॉलिटिकल पोस्ट भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे उपराष्ट्रपति कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के सजावटी पद की तरह राज्यपाल को मत लीजिए और इसको केवल राजनीतिक नियुक्ति के रूप में मत लीजिए। हालांकि राज्यपालों के ऊपर आरोप लगता है कि उनकी नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं, और चूंकि केंद्र सरकार के मनोनीत व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, इसलिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से ज्यादा आगे बढ़कर वो कई बार केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सचिवालय ने एक बयान जारी किया कि राज्यपालों से राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने की भूमिका अपेक्षित है। तो जब आप ये कहेंगे कि साहब राज्यपाल की जो है दोहरी भूमिका है, और ये जो दोहरी भूमिका है, ये दोहरी भूमिका संवैधानिक प्रमुख होने की भी है और इसके साथ ही केंद्र का प्रतिनिधि होने के संदर्भ में भी है कि राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक प्रमुख है, और इसके साथ ही जो राज्यपाल हैं वो यहां पर केंद्र के राज्यों में प्रतिनिधि भी हैं। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उसकी भूमिका बहुत नाजुक है, क्योंकि उसे राज्य में रहना है और केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करना है। अब यहां पर जब हम ये कहते हैं कि राज्यपाल जो है वह संवैधानिक प्रमुख की भूमिका रखता है, तो आपके मन में यह सवाल उठेगा कि भाई ये कैसे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 यह कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा क्या है करेगा। 154 की बात से यह होता लगेगा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो स्टेट के मामले में गवर्नर के पास हैं, लेकिन जैसे ही आप अनुच्छेद 163 को पढ़ेंगे, आपके मन में अगर राज्यपाल को वास्तविक प्रमुख मानने को लेकर कोई गलतफहमी पैदा हो रही होगी तो वह गलतफहमी खत्म हो जाएगी। 163 ये कहता है कि जिन बातों को संविधान के अधीन या संविधान के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों के संबंध में अपेक्षित है कि वे अपने विवेका अनुसार कार्य करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेंगे। मतलब यहां पर कुल मिलाकर क्या हुआ कि कुछ बातों को छोड़कर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करना है। यह बात जो कही गई कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता से और सलाह से कार्य करना है, यह उसको संवैधानिक प्रमुख बनाती है। तो 154 को जब 163 से मिलाकर देखेंगे, 154 और 163 को जब हम मिलाकर देखेंगे, तो वैसी जो स्थिति है उस स्थिति में राज्यपाल जो है वह क्या हो जाएगा, संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा। राज्यपाल जो है
वह क्या है, संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही राज्यपाल राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि हैं। यहां पर राज्यपाल राज्यों में जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, इसके लिए संवैधानिक आधार क्या है? तो एक बहुत प्रसिद्ध किताब आती है इंडियन पॉलिटिक्स, प्रोफेसर यम्पी सिंह और रेखा सक्सेना की किताब है। उसमें प्रोफेसर यम्पी सिंह ने कहा कि जो राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करते हैं, तो वहां पर जो नॉर्मल टाइम है, सामान्य जो स्थिति है, सामान्य स्थिति में वे दरअसल ये देखते हैं कि जो संविधान के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अनुसार वे राज्य का प्रशासन चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। ये सामान्य स्थिति की बात है। और इसको अलंकारिक भाषा में उन्होंने कहा कि इस रोल को प्ले करते समय दरअसल राज्यपाल राष्ट्रपति की आंख, नाक, कान होते हैं या आंख और कान होते हैं। तो सामान्य स्थिति में राज्यपाल क्या है? सामान्य स्थिति में राज्यपाल संघ के राष्ट्रपति की आंख और कान है। आंख और कान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब को आप समझें कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि वे दरअसल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ये देखते हैं कि राज्य जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 200 को जब आप देखेंगे तो अनुच्छेद 200 में राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर अनुमति देने का प्रावधान है और अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास 4 शक्तियां हैं विधेयकों को लेकर। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति दे सकते हैं, पहली शक्ति। दूसरा, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति रोक सकते हैं, ये दूसरी शक्ति। फिर तीसरा यहां पर है कि राज्यपाल जो है वह राज्य विधानमंडल के विधेयकों को विधानसभा को फिर से वापस विचार करने के लिए भेज सकते हैं। चौथा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 201 में इस बात के बारे में बताया गया है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है राज्य विधानमंडल का, तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं। तो अगर विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल यहां पर क्या करेंगे? राज्यपाल विधेयकों को विधायी प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे। फिर इसके साथ ही जो संवैधानिक आपात की स्थिति है, उस संवैधानिक आपात की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 356 से सुस्पष्ट होती है। राज्यपाल ही इस बात की रिपोर्ट करते, राज्यपाल और अन्य साधनों से, तो अन्य साधनों का इस्तेमाल बहुत कम होता, अन्यथा समाधान होने पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अन्यथा समाधान के बजाय राज्यपाल की जो रिपोर्ट होती है, राज्य का प्रशासन, शासन संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है नहीं चलाया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट वो करते हैं। तो संवैधानिक जो आपात की स्थिति है, अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है, इसमें राज्यपाल की भूमिका केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में है। और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में केवल वो एक रिपोर्ट देने का ही काम नहीं करते। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्यपाल ही 4-5 IAS ऑफिसर को लेकर व्यवहारिक रूप में पूरे राज्य का शासन चलाते हैं। गवर्नर सब कुछ हो जाता है और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, गवर्नर हीरो हो जाते हैं। यहां पर 356 जो है ये इस बात को कहता है। तो इसीलिए प्रोफेसर यम्पी सिंह कहते हैं कि राज्यपाल की एक भूमिका जो है वह एक नेशनल ऑब्जर्वर की भूमिका है, राष्ट्रीय प्रेक्षक की भूमिका है सामान्य स्थिति में। यहां पर उसका जो रोल है वो सुपरवाइजर का रोल है, वो किसी एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं है। जैसे एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं, बल्कि वो क्या करता है? एक नियमनकर्ता का, निगरानीकर्ता का रोल करता है। वो एक नेशनल ऑब्जर्वर है। लेकिन जो दूसरी स्थिति है,
यहां पर क्या है, यहां पर यह क्या है, एक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करने लगता है। तो अब यहां पर आप देखें कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल सामान्य स्थिति में एक राष्ट्रीय प्रेक्षक की भूमिका अदा करता है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है 356 के तहत, तो वहां पर वह एक वास्तविक कार्यकारी की भूमिका अदा करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि राज्यपाल जब सामान्य स्थिति होती है तो इसमें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा। यहां पर वो मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए निर्णयों का प्रेक्षण करेगा, लेकिन जैसे ही संवैधानिक आपात की स्थिति होगी, 356 के प्रयोग की स्थिति होगी, वह केवल और केवल प्रमुख के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम नहीं करेगा, बल्कि वह क्या करेगा, एक कार्यकारी के रूप में काम करेगा। और अब आप वेंकैया नायडू साहब के उस वर्तमान उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, उनके इस स्टेटमेंट को आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल का पद न तो सजावटी है और न राजनीतिक है। इसका मतलब क्या है कि राज्यपाल के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर है, उसको एग्जीक्यूशन भी करना है, उसको केवल सिग्नेचर ही नहीं करना है कि जो विधानसभा ने या फिर जो मंत्रिपरिषद ने जो भी चीजें पारित की हैं उसके सामने रखी गई, उन पर सिर्फ वह हस्ताक्षर कर दे। वेंकैया नायडू साहब कहते हैं कि राज्यपालों से राज्यों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने और केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों को राज्यों द्वारा ठीक से लागू किया जाए, इसको देखने का कार्य है। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल राष्ट्रीय प्रेक्षक है, नेशनल ऑब्जर्वर है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगने पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है राज्य का, और उसके पहले की स्थिति में वह एक मार्गदर्शक भी है। और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों को राज्यों के द्वारा ठीक से लागू किया जाए, राज्यपाल यहां पर इस रूप में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। फिर इसके साथ ही राज्यपालों से कुलाधिपति की भूमिका में अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों का दौरा करने और छात्रों कर्मियों से वार्ता करने का आग्रह किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर भी राज्यपाल को नजर रखनी है। ये अपेक्षाएं ये बताती हैं कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से कुछ ज्यादा माना जा रहा है, और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि राज्यपाल की इन भूमिकाओं में से कम जो उच्च शिक्षा में चांसलर के रूप में उसकी जो भूमिका रही है, उसको लेकर विवाद इतने बड़े हैं कि महाराष्ट्र में आप जानते होंगे कि बाकायदा विधेयक लाकर शक्तियां कम की गई, पश्चिम बंगाल में नियम बनाए गए, मुख्यमंत्री ने खुद अपने आप को चांसलर के रूप में बनाए जाने संबंधी क्या है प्रस्ताव रखे और उसको आगे भी बढ़ाया गया। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें बताती हैं कि क्या वास्तव में भूमिका को लेकर क्या विवाद है। अब यहां पर एक और बात समझने की है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र सरकार के हम ये कह सकते हैं कि एजेंट के रूप में, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में इनकी जब हम बात करते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा इंटेंट का अंतर है। जैसे हम कहते हैं कि आप सीबीआई के एजेंट हो, आप भारत के एजेंट हो, इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से क्या देखा जा रहा है। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल की वो भूमिका जिसमें उसे राज्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, वो उसकी सकारात्मक भूमिका है और जिसका संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 200 और 356 में। लेकिन राज्यपाल की वो भूमिका, गवर्नर की वो भूमिका जिसमें गवर्नर को यह कहा जाए कि वो केंद्र सरकार का एजेंट है और केंद्र सरकार के उद्देश्यों, उनके नीतियों, उसके सिद्धांत, सुविधाओं और सहूलियतों को राज्य में सही गलत तरीके से लागू कराने की कोशिश करता है, तो वहां पर बात बदल जाती है। और इसीलिए
एक भारत के संविधान के जाने माने विद्वान ने आज़ादी के बाद, केबी राव ने आज़ादी के बाद जो है एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दरअसल जो राज्यपाल हैं उसकी उनकी जो आज जैसी स्थिति है वह केंद्र के द्वारा नियुक्त व हटाया जाता है। तो राज्यपाल वही है जो केंद्र उसे बनाना चाहता है। केबी राव ने कहा था कि राज्यपाल वही है जो केंद्र उसे बनाना चाहता है। राज्यपाल की भूमिका उसी पर निर्भर है जैसा पीछे उसके जो व्यक्ति है वो अपनी डोरियों से जैसा क्या है सूत्र या जैसे डोरियों से जैसा नियंत्रित कर रहा है। ये बात ये बताती है कि उसको केंद्र के प्रतिनिधि के बजाय दरअसल केंद्र के हाथ का खिलौना, कठपुतली भी समझा जा सकता है, और ये थोड़ी नेगेटिव बात है। दरअसल राज्यपाल की एक सिंबॉलिक भूमिका को लेकर, उसकी प्रतीकात्मक भूमिका को लेकर, संवैधानिक प्रमुख के रूप में भूमिका को लेकर किसी जमाने में केबी राव ने उत्तर प्रदेश की, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू के बारे में कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वो पद क्या है कि सोने के पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह कैद हो जाने वाला पद है। मतलब सही मायने में राज्यपाल को कुछ काम वगैरह ज़्यादा नहीं करना है, या राज्यपाल जो है वो वास्तविक कार्यकारी नहीं है। ये बात क्या है कही गई। फिर इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा कि राज्यपाल का काम क्या है, 15 दिन में राष्ट्रपति के पास एक जमाने में क्या हाजिरी देना ही राज्यपाल का काम है। तो राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि कहना, इसमें सकारात्मकता है, लेकिन राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहना, इसका मतलब कि केंद्र के मकसद, केंद्र के उद्देश्य, केंद्र की जो नीतियां हैं, चाहे वो भले ही राज्य के विरोध में हो, चाहे राज्य जो है वो उसके मुख्यमंत्री या उसके जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उसे सहमत न हो, उसको राज्यपाल क्या है लागू करता है। तो राजभवन जो है वो एक तरह से क्या है केंद्र सरकार के एक ऑफिस के रूप में नजर आने लगता है। वहां पर वो क्या है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में आता है। और कुछ लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं कि एजेंट मत कहिए, दरअसल राज्यपाल तो क्या है कठपुतली है। राज्यपाल एक कुछ ऐसे भी राज्यपाल रहे हैं जिन्होंने एक ही राज्य के शासन के बारे में रिपोर्ट देते समय 3 दिन के भीतर, 4 दिन के भीतर परस्पर विरोधाभासी रिपोर्ट्स दी कि नहीं ठीक है, फिर नहीं ठीक है, ये सब बातें क्या है कही गई। अब इसका अगला जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ये है कि जो राज्यपाल रहे हैं उनकी जो उन पर भूमिका को लेकर विवाद रहा है, वो विवाद क्या रहा है। मैं यहाँ पर राज्यपाल की जो विवादित भूमिका रही है उसको विभिन्न दशकों के संदर्भ में यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट है राज्यपाल विवादित भूमिका। विवादित जो भूमिका है, इस विवादित भूमिका में पहला कारण यह है कि अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग में राज्यपाल के द्वारा जो राज्य के बारे में रिपोर्ट दी गई उसको आधार बनाया गया। इससे राज्यपाल का जो पद है वह पद क्या है विवादास्पद बना। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हम लोग 1950 से इस बात को देखें, जैसे 1950 के दशक में क्या हुआ, 1960 के दशक में, 1960 से लेकर जो 70 का दशक है, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में और 2010 के बाद 2022 तक, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा विवाद रहा है राज्यपाल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का केंद्र सरकार के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के संदर्भ में। 1959 में पहली बार केरल में एक चुनी हुई EMS नंबूदरी पाध की जो सरकार थी,
ये नंबूदरी-पाद की जो सरकार थी, इसको केरल के राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और ये स्वतंत्र भारत में 356 के दुरुपयोग का पहला मामला माना जाता है। अगर हम 1960 से 70 के दशक की बात करें तो 1967 में राज्यपाल धर्मवीर ने पश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी की सरकार को बर्खास्त कर कांग्रेस समर्थित पीसी घोष के नेतृत्व में सरकार का गठन करवा दिया। तो यहां पर 1967 की कहानी है। इस कहानी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। उस जमाने में राज्यपाल थे धर्मवीर। उन्होंने अजय मुखर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और उन्होंने उस सरकार के स्थान पर कांग्रेस समर्थित पीसी घोष की सरकार क्या बनाई। अजय मुखर्जी की सरकार को बर्खास्त करना यह 356 के दुरुपयोग का उदाहरण था। 70 के दशक में भी 2-3 घटनाएं हुई, लेकिन यहां पर 1980 के दशक में एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई। राज्यपाल जो 1984 में आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल थे, तत्कालीन राज्यपाल, उन्होंने एनटी रामाराव की सरकार को बर्खास्त करके एनबी राव को मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब यहां पर 1984 में आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही अलग किस्म की घटना हुई। एनटी रामाराव अपना इलाज कराने, हृदय का इलाज ऑपरेशन करवाने विदेश गए हुए थे और एनटी रामाराव की सरकार को वहां के राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और बर्खास्त करके उनके ही मंत्रालय, उनके ही मंत्रिमंडल के एक सहयोगी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह की घटना 1984 में सिक्किम में भी हुई और सिक्किम में जो घटना हुई, इसमें नर बहादुर भंडारी जो थे वो क्या है, उन्होंने, उनकी जो सरकार थी उनको बस बर्खास्त किया गया। 80 का दशक इस मामले में बहुत चर्चित है। 1989 में कर्नाटक में पी वेंकट सुबैया नाम के राज्यपाल थे। उन्होंने एसआर बोम्मई की सरकार को बर्खास्त कर दिया और बर्खास्त करने में कहानी ये थी कि बोम्मई के सरकार में कुछ ऐसे सदस्य थे जो मंत्री भी थे, उन्होंने बगावत की। बगावत करने के बाद एसआर बोम्मई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुछ दिनों के बाद, या हम ये कह सकते हैं कि पहले मामले को सुलझाने की कोशिश की, फिर उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए क्या है, उन्होंने सहमति दे दी कि फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन पी वेंकट सुवैया ने फ्लोर टेस्ट के लिए फ्लोर टेस्ट का मौका ही नहीं दिया और इसके बाद एसआर बोम्मई सुप्रीम कोर्ट गए और बोम्मई नाम का एक प्रसिद्ध मामला 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए मार्ग निर्देश जो के रूप में आप पढ़ते हैं, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 356 की न्यायिक समीक्षा की। तो 80 का दशक इस आधार पर बड़ा घटना बहुल था। 90 के दशक में फिर इस तरह की कुछ घटनाएं हुई। 1996 में बीजेपी की गुजरात की सरकार के मुख्यमंत्री थे सुरेश मेहता। तो 1996 में गुजरात के मुख्यमंत्री सुरेश मेहता को गुजरात के राज्यपाल केपी सिंह ने बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सुरेश मेहता को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने को इसलिए ठीक नहीं माना गया क्योंकि सुरेश मेहता ने विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया था, लेकिन बहुमत सिद्ध होने के दौरान ही वो शंकर सिंह बाघेला की बगावत थी, तो जिसको बीजेपी हैंडल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर पाई थी उस जमाने में। तो उस बगावत को हैंडल नहीं कर पाने या खून खराबा हुआ, उस खून खराबे को माना गया कि जो प्रशासन है वो संविधान के
प्रावधानों के अनुसार क्या है, जो संविधान के जो प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुसार क्या है, नहीं चलाया जा रहा है। तो सुरेश मेहता ने उस जमाने में क्या है, बहुमत क्या है सिद्ध किया, लेकिन उनके बहुमत सिद्ध करने के बावजूद भी जो खून खराबा विधानसभा में हुआ, उसके बाद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो निर्णय लेने की जो इकाइयां या निर्णय लेने वाले जो लोग हैं, इस घटना से वास्तव में उनके भीतर एक प्रतिक्रिया भी आई। और 2010 के दशक के बाद आप देखेंगे कि बहुत से राज्यों में इस तरह के राष्ट्रपति शासन लगाए गए, जिन राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर फिर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर क्वेश्चन मार्क लगाया। 1998 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर टेस्ट का मौका दिए बिना उनकी सरकार को बर्खास्त कर जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया। और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का मतलब यह है कि केवल कल्याण सिंह, जिनकी सरकार को हटाया गया, केवल वही अपने नंबर्स को कि वे बहुमत रखते हैं कि नहीं रखते हैं, केवल वही प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि रोमेश भंडारी भी जो जगदंबिका पाल हैं, वो भी इस बात को क्या प्रूव करेंगे। तो ये हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1996 में गुजरात, 1998 में उत्तर प्रदेश, फिर इसी तरह से बिहार में भी इस तरह का सुझाव केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दिया था, लेकिन के आर नारायणन साहब उस समय थे राष्ट्रपति, उन्होंने उसको वापस कर दिया था। 2005 में बिहार में बूटा सिंह राज्यपाल थे और बूटा सिंह ने क्या किया कि त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल को सरकार गठन के लिए योग्य नहीं माना। और उन्होंने इस आधार पर कि सरकार बनाने की प्रक्रिया जो होगी वो जोड़ तोड़ की राजनीति और खरीद फरोख्त की राजनीति की तरफ ले जाएगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल को यह सिफारिश की कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बिहार में राष्ट्रपति शासन इस आधार पर लगाया गया। बाद में रामेश्वर सिंह के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ये राष्ट्रपति शासन लगाना असंवैधानिक था और उनकी इच्छा तो ये है कि वो भंग विधानसभा को बहाल कर दें, पुनर्जीवित कर दें और सरकार गठन के रास्ते को बनाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा वे नहीं कर रहे हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसी डिसीजन के संदर्भ में जो हस्ताक्षर करवाया गया था बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के संदर्भ में, वह हमारे मॉस्को के दौरे पर, रूस के दौरे पर गए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से रातों रात करवाया गया था। और यही वो डिसीजन था जिसके असंवैधानिक घोषित होने के बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट में लिखा है कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। भारत का राष्ट्रपति और राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद इस्तीफा देने का मन बना लेता है। मनमोहन सिंह से उन्होंने अपने संवाद को उसमें व्यक्त किया है कि मनमोहन सिंह ने उन्हें समझाया कि देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी और आपके इस्तीफा देने के बाद हो सकता है केंद्र सरकार भी गिर जाए और फिर से देश को चुनाव का सामना करना पड़ेगा। 2005 में ही झारखंड के राज्यपाल सिब्ते रजी थे। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिला दी और बाद में हुआ ये कि वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। जो ये सिब्ते रजी वाला मामला था, इसमें झारखंड के राज्यपाल की बहुत आलोचना हुई। इसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हुआ। इसमें राज्यपाल पर यहां तक आशंका व्यक्त की गई कि वो 333 के तहत किसी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करके भी
जो शिबू सोरेन है उनकी सरकार को बनाने और बचाने का एफर्ट कर सकते हैं। तो सिबते रजी साहब का भी जो मामला था, ये 2005 में झारखंड में इस प्रकार की घटना हुई। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 2010 के दशक को अगर आप देखेंगे तो 2010 के दशक में 2015 में अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल जेपी खोवा और अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर की शक्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद जन्म लेता है। और अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस में जो बगावत थी, उस बगावत के होने के बाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने जो विधानसभा का सत्र था उसको प्रीपोन कर लिया और जो हम ये कह फ्लोर टेस्ट के लिए क्या है, मुख्यमंत्री से बिना सलाह मशविरा किए हुए फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा का सत्र आयोजित कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने क्या किया कि जिन लोगों ने बगावत की थी उनको अयोग्य घोषित कर दिया दल बदल के आधार पर। यह मामला पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यही मामला था नबाम रेबिया बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को लेकर कुछ लैंडमार्क डिसीजन के तहत कुछ बातें कही, जिन बातों को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में जो मामला था, इसमें 356 का दुरुपयोग करना, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल और स्पीकर की शक्तियों के बीच में टकराव की, सत्र आयोजित करने की शक्तियां किसके पास हैं, ये सब क्या है इसमें हुआ। 2016 में ठीक इसी तरह की बात उत्तराखंड में हुई। हरीश रावत की सरकार थी। 2016 के उत्तराखंड के बाद 2017 में गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने कांग्रेस के 17 सदस्य होने के कारण सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने का न्योता देने के बजाय 13 सदस्यों वाली बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया और बीजेपी ने सरकार सफलतापूर्वक बना भी लिया। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया और इस मामले में आप ये भी समझ सकते हैं कि राज्यपाल त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में या ऐसी स्थिति में जब किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न हो तो सबसे बड़े राजनीतिक दल को, अर्थात सबसे ज्यादा विधायकों को विधायक रखने वाले राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए पहले आमंत्रित करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर 2017 में मणिपुर का मामला भी हुआ और इसके साथ ही 2019 में आप ये पाएंगे कि महाराष्ट्र का भी मामला हुआ और इसी दौरान क्या है, मध्य प्रदेश में भी मामला हुआ जिसमें महाराज सिंधिया जी ने बगावत की। तो ये जो विवाद हैं, ये विवाद क्या बताते हैं? ये विवाद दरअसल आपको ये बताते हैं कि राज्यपाल की भूमिका पर अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संदर्भ में भारत में विवादों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि राज्यपालों को लेकर एक सहज कड़वाहट मुख्यमंत्रियों के मन में कह रही है और संभवतः ये बात कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी लगती रही होगी। और इसके साथ ही कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको क्या है, एक जमाने में 70 के दशक में या फिर हम कह सकते हैं कि 80 या 90 के दशक में जिस तरह से केंद्र सरकार ने 356 का दुरुपयोग करके हटाया है, तो उससे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की चेतना पर, उन पर क्या है, एक नकारात्मक असर भी हुआ है। तो राज्यपाल इसलिए क्या है, जो एक फिगर है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर, उसको लेकर एक निगेटिविटी बनने की एक वजह रही और ये निगेटिविटी इतनी ज्यादा रही है कि सरकारी आयोग के सामने कुछ राजनीतिक दलों ने राज्यपाल के पद को समाप्त होने तक की बात की। आप ये समझें कि 5-6 ऐसे मामले हैं जिनमें राज्यपाल की भूमिका पर विवाद होने की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट गया
और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जो निर्णय दिया उससे उस विवाद का समाधान हुआ। तो उन मामलों को भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो पूरा टॉपिक है विवाद के संदर्भ में, तो इसमें अनुच्छेद 356 का प्रयोग एक चीज है। हमने इसके संदर्भ में विभिन्न विवादों को देखा। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से मामले थे जिसमें जो विवाद था राज्यपाल की भूमिका को लेकर, उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। 1999 का जगदंबिका पाल बनाम उत्तर प्रदेश, जगदंबिका पाल बनाम उत्तर प्रदेश का जो विवाद है, उस विवाद के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का जो मामला है, यह विवाद क्या था? यह विवाद मुख्यमंत्री के पद को लेकर था, सदन में बहुमत को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विशेष सत्र बुलाकर कंपोजिट फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। इस विवाद के बाद कल्याण सिंह की सरकार फिर से बनी, लेकिन एक दिन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का जो तबका था वो जगदंबिका पाल साहब को मिल गया। तो ये हुआ। तो कहीं ना कहीं रोमेश भंडारी से जगदंबिका पाल साहब ने कहा होगा कि साहब हमारे सामने भी पूर्व मुख्यमंत्री का जो नेम प्लेट है वो नेम प्लेट लग जाए। फिर इसी तरह से झारखंड को लेकर जो सिप्ते रजी साहब ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, उसको लेकर जो विवाद था वो सुप्रीम कोर्ट में अनिल कुमार झा बनाम भारत संघ के मामले में हुआ, भारत संघ के मामले में हुआ। तो यहां पर ये तो मान लीजिए क्या है कि ये जगदंबिका पाल बनाम भारत संघ का मामला था। ये भारत संघ का मामला था और ये मामला 1990। फिर ये जो दूसरा जो मामला है, ये मामला जैसे मैंने आपसे कहा कि अनिल कुमार झा बनाम भारत संघ का मामला है। ये मामला जैसा मैंने कहा उत्तर प्रदेश को लेकर था और ये मामला जो था ये झारखंड में प्रोटेम स्पीकर, इसके साथ ही सरकार के गठन और 333 के तहत एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने की शक्ति के संदर्भ में हुआ। फिर इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया कि 2015-16 में अरुणाचल प्रदेश में एक विवाद हुआ। इस विवाद में जो मुकदमा था, उस मुकदमे का नाम है नबाम रेबिया बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश, डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश का ये मामला था। इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये जो मामला था, इसमें गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां और सत्र बुलाने के अधिकार, डिप्टी स्पीकर के अधिकार, इन सब का विषय क्या उठा। ये भी बहुत लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है। फिर इसी तरह से गोवा को लेकर जो मामला था वो चंद्रकांत केवलेकर बनाम भारत संघ का मामला था। ये मामला भी गोवा में भी जो सरकार का गठन हुआ वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो 2017 के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये चंद्रकांत केवलेकर बनाम भारत संघ, ये गोवा में सरकार गठन को लेकर क्या है जो विवाद हुआ था। मनोहर पर्रिकर उस समय मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनको लेकर जो विवाद हुआ उसमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के राज्यपाल ने, बैजूवाला उस समय राज्यपाल थे, उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी और 15 दिन का टाइम दे दिया। लेकिन जो जेडीएस था वो सुप्रीम कोर्ट गया कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा जिस वाद के रूप में पहुंचा था वो वाद है जी परमेश्वर बनाम भारत संघ। कर्नाटक का ये मामला था। तो जी परमेश्वर बनाम भारत संघ, ये कर्नाटक का मामला था।
कर्नाटक से जुड़ा हुआ मामला था। फिर इसी तरह से शिवसेना महाराष्ट्र का जो मामला था वो शिवसेना बनाम भारत संघ का मामला था। शिवसेना बनाम भारत संघ का मामला था। और इसके साथ ही 2020 में शिवराज सिंह चौहान बनाम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा, स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा, इसमें थोड़ा उल्टा मामला था। इसमें गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए सीएम से कह रहे थे, लेकिन सीएम गवर्नर की बात नहीं मान रहे थे और उनका कहना था कि यह पावर स्पीकर का है, स्पीकर ये डिसाइड करेंगे कि विधानसभा का सत्र जो है। तो इसमें भी जो इसमें थोड़ा मामला अलग था। लेकिन आप यहां पर आप देखें कि ये सभी मामले राज्यपाल के कार्यालय को कहीं ना कहीं विवाद का विषय बनाते हैं, ऑफिस ऑफ द गवर्नर को। और इन सभी मामलों का संबंध सरकार के गठन में राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्णयों के विवाद से जुड़ा हुआ है। सरकार के गठन में राज्यपाल जो है किस राजनीतिक दल को आमंत्रित करते हैं, इसको लेकर विवाद रहा है। और इस विवाद का समाधान करने के लिए सरकारिया आयोग ने जो सिफारिश की, सरकारिया आयोग के 1988 के रिपोर्ट और सिफारिश के बाद 1994 में जो बम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, और इसके बाद जो जस्टिस मदन मोहन पुंची आयोग के द्वारा जो सिफारिशें 2007 में जो की गई, उन सिफारिशों को राज्यपालों के द्वारा माना नहीं जाता। देखिए, राज्यपाल को किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, यह उसके विवेकाधीन शक्ति का विषय तब हो जाता है जब कोई त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में अगर मुख्यमंत्री उस राजनीतिक दल से बिलोंग करता है जिसके पास बहुमत है, तो वहां पर राज्यपाल को कोई अपने विवेक से कार्य नहीं करना है। राज्यपाल अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति है तो वहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। और ये एक परिपाटी बनाने के लिए कोशिश की गई कि राज्यपाल जब किसी राजनीतिक दल को आमंत्रित करे और वहां पर विधानसभा में किसी के पास स्पष्ट बहुमत न हो, तो सबसे बड़े राजनीतिक दल को पहले मौका दे। सबसे बड़े राजनीतिक दल की अगर अनिच्छा हो सरकार के गठन में, तो उसके बाद सरकारिया आयोग ने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन को मौका दिया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग ने उसके बाद कहा कि चुनाव के बाद का जो गठबंधन है, चुनाव के बाद का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में उसे मौका दिया जाना चाहिए अगर चुनाव के पहले का गठबंधन अनिच्छा व्यक्त करता है। चुनाव पश्चात गठबंधन भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो गठबंधन जिसमें गठबंधन के सभी भागीदार दल सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है, और एक वो गठबंधन जिसमें गठबंधन में साझीदार सभी दल सरकार में शामिल नहीं होंगे। कुछ कह रहे हैं कि बाहर से समर्थन करेंगे। बाहर से समर्थन करने वाले गठबंधन का जो स्थायित्व होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि वो पावर शेयर नहीं करते हैं। इसलिए सरकारिया आयोग ने और उसके बाद मदन मोहन पुंची आयोग ने कहा कि यह क्रम होना चाहिए कि राज्यपाल को किस राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है। उस स्थिति में जब किसी राजनीतिक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो, साधारण बहुमत नहीं हो, तो वैसी स्थिति में सबसे बड़े राजनीतिक दल को आमंत्रित करना, सबसे बड़े राजनीतिक दल को आमंत्रित करने के बाद फिर दूसरा यहां पर बताया गया कि अगर वो अनिच्छा व्यक्त करता है तो चुनाव पूर्व गठबंधन को,
चुनाव पूर्व गठबंधन भी अगर सरकार गठन के लिए कोई इच्छा नहीं रखता है या उसे लगता है कि वह नंबर्स नहीं जुटा पाएगा, तो चुनाव पश्चात गठबंधन में उस गठबंधन को जिसमें सभी दल सरकार में साझीदार हों, और उसके बाद जो है वैसे गठबंधन को, चुनाव पश्चात के वैसे गठबंधन को हम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जिसमें कुछ राजनीतिक दल सरकार के दल को, सरकार से संबंधित जो राजनीतिक दल है उसको बाहर से समर्थन कर रहे हों, ये बताया गया। लेकिन सरकार गठन में इस तरह के प्रोसेस को, ये जो परंपरा है, जो परिपाटी है या जो नियम है, वो भारत में राज्यपालों के द्वारा नहीं अपनाया गया। राज्यपालों ने कम संख्या वाले राजनीतिक दलों को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया, जिससे विवाद खड़ा हुआ। जैसे गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने क्या किया कि कम संख्या वाले दल को बुला लिया। 13 सदस्यों वाले भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 17 सदस्यों वाले कांग्रेस पर वरीयता दे दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इस मामले में निर्णय भी है कि राज्यपाल सबसे बड़े राजनीतिक दल को बुलाने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल को अपने विवेक से यह देखना पड़ेगा कि जिसको वो बुला रहा है वो स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगा कि, पहला तो है कि नंबर्स उसके पास हैं कि नहीं है, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और वो स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगा कि या नहीं दे पाएगा। तो ये भी एक विवाद। 356 के प्रयोग के अलावा सरकार के गठन में राजनीतिक दलों के चयन के मामले में भी राज्यपाल की भूमिका बहुत विवादास्पद रही है, और उस विवाद का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कम से कम 7 ऐसे मामले थे जहां पर राज्यपाल की भूमिका के पक्षपात के आरोप की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इसके साथ ही मैंने जैसा आपसे कहा कि इसमें और भी कारण हैं, जो आपको मैंने यहां पर कि कारण इसमें और भी हैं। क्या कारण है? बहुमत सिद्ध करने में कई बार राज्यपाल जो समय सीमा देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक टाइम लिमिट होती है, वो भी विवाद का विषय रही है। जैसे अगर मान लीजिए कि केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, राज्यपाल भी उसी राजनीतिक दल के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। जैसे बीजेपी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य है उसमें राज्यपाल भी बीजेपी का ही होगा, और बीजेपी का राज्यपाल है तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए ज्यादा समय दिया जा सकता है, बीजेपी के फेवर में चीजें की जा सकती हैं। तो तीसरी जो वजह है बच्चों, वो ये है कि बहुमत सिद्ध करने में जो समय सीमा है, उस समय सीमा को लेकर भी खासा विवाद रहा है, और राज्यपाल की भूमिका यहां पर भी क्या है, विवादास्पद रही है। राज्यपाल की जो भूमिका है वह विवादास्पद रही है। देवेंद्र फडणवीस साहब को महाराष्ट्र के मामले में जो भगत सिंह कोश्यारी साहब थे, उन्होंने अच्छी खासी समय सीमा दी थी, और ये भी क्या है, एक विवाद का विषय बना और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर इसके साथ ही ये है कि अगर किसी सत्ताधारी दल में, जो किसी राज्य में सरकार में है, उस सत्ताधारी दल में बगावत हो जाती है, और बगावत होने के बाद इस बात पर प्रश्न उठ जाता है कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है, और मामला फ्लोर टेस्ट का होता है। तो यहां पर जो फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा का सत्र आयोजित करने में लगने वाला जो देर है, वह देरी भी जो बगावत है उसको क्या है, सहायता दे सकती है। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कहने के बावजूद राजस्थान विधानसभा का सत्र आयोजित करने में देरी कर रहे थे, जब सचिन पायलट रिसोर्ट पॉलिटिक्स के तहत गुड़गांव में थे। अब यहां पर आप देखेंगे, हालांकि आजकल भारत में
दो तरह की पॉलिटिक्स की खूब चर्चा हो रही है। एक रिसॉर्ट पॉलिटिक्स, और अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय कहा रेवड़ी पॉलिटिक्स। तो ये जो पॉलिटिक्स का रेवड़ी कल्चर है, जिसमें मुफ्त में रेवड़ियां बांटी जाती हैं, तो जो रिसॉर्ट पॉलिटिक्स है उसमें मान लीजिए कि जो बागी लोग हैं, जो बागी विधायक हैं, उन बागी विधायकों को और उनको लीड करने वाले नेता को समय मिलता है तो वे कुछ ज्यादा करने की स्थिति में होंगे। राजस्थान के मामले में ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन 174 के तहत, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने, विधानसभा का सत्र समाप्त करने और विधानसभा के भंग करने की शक्ति है। राज्यपाल की ये जो शक्तियां हैं वो हाल के वर्षों में बहुत विवाद का विषय बनी। और 174 की जो शक्ति है, क्या राज्यपाल 163 के तहत जो विवेकाधीन शक्तियां उसे प्राप्त हैं, क्या उनके साथ इसका इस्तेमाल करेगा? क्या राज्यपाल की विधानसभा का सत्र आयोजित करने की शक्ति उसकी विवेकाधीन शक्ति है, या वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर निर्णय की जाने वाली शक्ति है? ये विषय क्या है? ये विषय अरुणाचल प्रदेश के मामले में 2016 में नवाब जो यहां पर की अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर वाले मामले में ये विषय क्या उठा। भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसने डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश के मामले में यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो विवेकाधीन शक्तियां सीमित हैं और उस शक्ति का प्रयोग 174 के तहत विधानसभा का सत्र आयोजित करने के मामले में नहीं किया जा सकता। अर्थात 174 में राज्यपाल को जो विधानसभा का सत्र आयोजित करने की जो शक्ति है वह मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से बधी हुई है। तो यहां पर विधानसभा का सत्र आयोजित करने को लेकर भी राज्यपाल की भूमिका पर जो विवाद रहा, यह विवाद इतना गहरा गया कि इस विवाद को हम अरुणाचल प्रदेश के मामले में और राजस्थान के मामले में स्पष्ट रूप से कह देख सकते हैं। विधेयकों पर अगर जो अनुमति देने की बात है, विधेयक पर जो अनुमति देने की बात है, तो विधेयकों पर अनुमति देने का जो विषय है वो भी विवाद का विषय बनता रहता है। और जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य ने आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई विधेयक जो है उसने कह पारित किया और राज्यपाल ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज दिया। राष्ट्रपति के जो विचार, इसी तरह से कि संविधान में राज्यपाल को विधेयकों पर, पारित विधेयकों पर किसी निश्चित समय सीमा में निर्णय लेने का कोई प्रावधान नहीं है। समय सीमा का दरअसल वहां पर उल्लेख ही नहीं है। तो मान लीजिए कि जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाए जाने संबंधी जो विधेयक है, अगर राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं देंगे तो वैसे स्थिति में वो किसी संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। यह मामला भी क्या है, इसका मतलब यह है कि विधेयकों पर अनुमति देने में देर करके, अनुमति देने से मना करके, वीटो करके या विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की स्थिति में भी राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद होती है। और ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए जो भी विधेयक राज्यपाल के द्वारा आरक्षित किए जाते हैं उनमें मंत्रिपरिषद की इच्छा कभी भी नहीं थी, क्योंकि मंत्रिपरिषद कभी भी नहीं चाहेगा कि जो उसके प्रस्ताव से विधेयक आगे बढ़ाया गया है वो विधेयक राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया जाए। तो विधेयकों पर अनुमति देने में देर करने का जो कार्य रहा है वह कार्य भी राज्यपाल की भूमिका को विवादास्पद बनाता है। न्यायिक शक्तियों की अगर हम लोग बात करें तो 161 के तहत राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां हैं।
राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है, उसके पास विलंबन, प्रविलंबन की, विराम की, परिहार की, लघुकरण की शक्तियां हैं। पेरारीवलन के मामले में, पेरारीवलन एक राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी सिद्ध किए हुए व्यक्ति हैं और पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने पहले फांसी की सजा दी, फिर उसको आजीवन कारावास किया गया। पेरारीवलन ने अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल के सामने एक मर्सी पिटीशन दायर की। पेरारीवलन के केस में तमिलनाडु के जो सरकार के द्वारा, तमिलनाडु में जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा राज्यपाल को पेरारीवलन को माफी देने के लिए माफी देने का परामर्श दिया गया। माफी देने के परामर्श के बावजूद जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे उन्होंने उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। और अभी पेरारीवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को यह कहा कि राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए हैं। इसका मतलब कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, राज्यपाल और राज्य के बीच में जो एक भूमिका को लेकर विवाद है, वो विवाद अब न्यायिक शक्तियों तक भी पहुंच गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद ये चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को माफ कर दिया जाए, राज्यपाल उसके लिए तैयार नहीं है। और संविधान में डिफरेंट ओपिनियंस होने पर, जो डिफरेंट ओपिनियंस होने पर क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, इसको लेकर कोई बात क्या है नहीं कही गई है। तो न्यायिक शक्तियां भी एक मामला कहीं ना कहीं हैं, वो भी क्या है, विवाद का विषय। इसके साथ ही आप देखेंगे कि चांसलर के रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को लेकर पहले से ही बहुत विवाद रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर को इस शक्ति के तहत नियुक्त कर देते हैं। राजस्थान में इसको लेकर विवाद, इसको लेकर इस प्रकार के भी अखबारों में लेख निकले कि जो गवर्नर हैं उन्होंने राज्य से बाहर के लोगों को लाकर यहां पर जो वाइस चांसलर है वो वाइस चांसलर बनाया। चांसलर के रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यपाल को जो हस्तक्षेप करने की शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उन शक्तियों को लेकर राजस्थान में तो ये क्या है, दबे स्वर से ये विवाद सुनने को मिला। लेकिन बाकी राज्यों में राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करने के लिए प्रयास किए गए। महाराष्ट्र में इसको लेकर विधेयक पारित किया गया, बंगाल में इसको लेकर विधेयक क्या पारित किया गया। कहा जा रहा है कि उड़ीसा भी बहुत खामोशी से इस बात को देख रहा है। तो यहां पर केरल में भी इसी तरह का विवाद हुआ। तो एक विवाद ये भी है कि राज्यपाल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चांसलर के रूप में जो वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का पावर रखते हैं, और वहां पर जो उनका दखल है, उस दखल को भी मुख्यमंत्री जो है वो ठीक नहीं मानते। मदन मोहन पुंछी आयोग ने बहुत पहले ही ये बात कही थी कि जो उच्च शिक्षा में जो राज्यपाल की जो एक विश्वविद्यालयों को लेकर जो भूमिका है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य प्रशासन में दखलंदाजी भी क्या है, एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंधों को खराब करने और राज्यपाल की भूमिका को विवादास्पद बनाती है। नागालैंड के राज्यपाल के ऊपर यह आक्षेप लगा कि उन्होंने राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप किया। आरिफ मोहम्मद खान साहब के ऊपर, केरल के जो राज्यपाल हैं, उनके ऊपर भी ये आरोप लगा कि उन्होंने राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, नीतियों को भी रोकने की कोशिश की। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कुछ विशेष आयोजन होना था, राज्यपाल ने उसको परमिशन नहीं दी। तो ये सब बातें क्या होती। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धनखड़ साहब और ममता दीदी के बीच में इस बात को लेकर भी विवाद रहा है कि राज्यपाल जो है वो राज्य प्रशासन में दखल देते हैं। और ममता दीदी ने जब उनका ट्विटर ब्लॉक किया था, तो उस ट्विटर को ब्लॉक करने में उन्होंने कहा था कि ये जो सरकारी अधिकारी हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको नौकर समझते हैं। तो इसका मतलब कि राज्य प्रशासन में दखल का भी मुद्दा है। अब यहां पर देखिए दिक्कत ये है कि हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की निगरानी राज्यपाल करें।
तो यहां पर राज्यपाल तो फिर दखल करेगा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को राज्यपाल देखे, ये भी बात कही जा रही है। तो ये जो चीजें हैं कि केंद्र ये चाहता है कि वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे, लेकिन राज्य ये चाहते हैं कि वो एक क्या है सिंबॉलिक हेड के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में कार्य करें, उनको और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। राज्य की नीतियों और प्रशासन को लेकर जो आलोचना है, उस आलोचना की वजह से भी राज्यपालों की भूमिका विवादास्पद हुई है। और इसके साथ ही बच्चों एक बात यह भी समझना है कि भारत में एक चीज और रही है जो राज्यपाल की भूमिका को विवाद के केंद्र में ले आती रही है। हालांकि ये कभी कभी हुआ है, लेकिन ये चीजें हुई हैं। भारत में आप जानते होंगे कि एक कानून है भ्रष्टाचार निरोधक कानून। ये जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, ये कानून 1988 में बनाया गया। इस कानून को गौर से आप पढ़ेंगे तो अगर किसी मंत्री या विधायक पर मुकदमा चलाने की जो अनुमति है, किसी मंत्री या विधायक पर जो मुकदमा चलाने की अनुमति देने का जो अधिकार है, वह अधिकार किसके पास है? वह अधिकार राज्यपाल के पास है। और इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्यपाल इस अधिकार का प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे। यहां पर राज्यपाल जब किसी पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देंगे किसी मंत्री पर, तो मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे या अपने विवेक से करेंगे। बहुत साधारण सी बात है कि अगर कोई राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से यह काम करता है तो मंत्रिमंडल सलाह देगा क्यों? अब यहां पर केंद्र सरकार में शामिल राजनीतिक दल को, या वो दल जो केंद्र में सत्ताधारी है, वो कई बार ऐसा भी होता है कि अपने हिसाब को सेटल करने के दृष्टि से इस शक्ति का प्रयोग राज्यपालों से करवाता है। यहां पर जैसे AR अंतुले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा चला, और इसमें PC अलेक्जेंडर साहब थे जिन्होंने मुकदमा चलाने की अनुमति दी। लालू प्रसाद यादव पर भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चला, और लालू प्रसाद यादव पर जो मुकदमा चला उसमें आप AR किदवई ने अनुमति दी। और इसके साथ ही जयललिता का जो मामला था वो इतना विवादास्पद बना कि सुप्रीम कोर्ट में गया। जयललिता के मामले में भी जो वहां के राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी, उन्होंने क्या अनुमति दी। तो अब यहां आप देखेंगे कि ये भी जो निर्णय होता है, देखिए ये निर्णय यूनिफॉर्मली नहीं होता। इसमें भी क्या है कि अगर केंद्र ये कहीं ना कहीं निर्देश दे देता है तो राज्यपाल उसमें क्या है फाइल को उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, और ये भी इसलिए विवाद का विषय क्या है बनता है। और इससे भी राज्यपाल की जो भूमिका है वो राज्यपाल की भूमिका क्या है विवादास्पद होती है। फिर जैसा मैंने कहा कि आप जानते होंगे कि प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो चुनी गई विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। परंपरा यह है कि सर्वाधिक वरिष्ठ जो व्यक्ति होता है उस वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में उसी को नियुक्त किया जाता है। लेकिन झारखंड में यह आया कि राज्यपाल ने अपेक्षाकृत कनिष्ठ व्यक्ति को, एक जूनियर सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया, जबकि उनसे सीनियर सदस्य भी थे। यह मामला इतना तूल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में अनिल कुमार झा वाले मामले में यह भी एक विषय था। तो यह भी एक विवाद का मामला है कि प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में भी क्या है चीजें हैं। फिर इसके साथ ही आपने देखा होगा कि
333 के तहत एंग्लो इंडियंस अगर मेंबर्स जो हैं वो राज्य विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं तो राज्यपाल के पास ये पावर होता है कि वो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को क्या करें, वो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को राज्यपाल जो है वो मनोनीत कर सकते हैं। 171 के तहत राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो सहकारिता से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से जो लोग हैं उनको विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। यहां पर इसको लेकर भी विवाद हुए हैं और महाराष्ट्र में तो भगत सिंह कोश्यारी पर जो शिवसेना के जो नेता रहे उनका ये सीधे सीधे आक्षेप रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने इसको अनुमति नहीं दी, ये राजनीतिक निर्णय क्या है लिया गया। तो ये है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मनोनयन के मामले में भी क्या है ये चीज होती है। ये सब राज्यपाल के भूमिका को विवादित करने वाले विषय हैं, लेकिन ये सोचने की बात ये है कि राज्यपाल की भूमिका को विवादित बिंदु तक पहुंचाने वाले कारण क्या हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राज्यपाल का पद अराजनीतिक होना चाहिए, लेकिन राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण हो गया और राज्यपाल के पद की नियुक्ति, पद पर होने वाली नियुक्ति भी राजनीतिक हो गई। एक और बात है कि राज्यपालों के नियुक्ति के संदर्भ में, इसीलिए आप देखेंगे कि जैसा मैंने यहां पर आपसे कहा कि यहां जो मामला है उस मामले में आप ये देखेंगे कि जो राज्यपाल हैं, इन राज्यपाल के नियुक्ति के संदर्भ में इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना, इसके अध्यक्ष थे एम वेंकटचलैया और इन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह एक समूह के द्वारा किया जाए, केवल अकेले प्रधानमंत्री उसमें न रहे, इसमें पीएम हो, पीएम के साथ ही इसमें क्या है होम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर, और इसके साथ ही इसमें सीएम भी शामिल हों, लोकसभा के अध्यक्ष को भी शामिल करने की बात की गई। तो एक तो यहां पर है कि एम वेंकटचलैया साहब ने यह कहा कि यह तरीका हम अपना सकते हैं। दूसरा, राज्यपाल के हटाने के संदर्भ में आप देखेंगे राज्यपाल के हटाने के संदर्भ में कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं या पद पर बने रहते हैं। तो पहले यह कहा गया कि राष्ट्रपति के हटाने के मामले की 1982 में कहा गया कि राष्ट्रपति के हटाने के मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। सूर्य नारायण मामला था, ये सूर्य नारायण वाद था जिसमें यह बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह कहा कि राज्यपाल को हटाए जाने के मामले में 2010 में बीपी सिंघल वाद में कि वह न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो एक तो यह जानकारी आपको रखनी है कि राज्यपाल के पद की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और राज्यपाल कोई भारत सरकार का अधीनस्थ पद नहीं है, राज्यपाल केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। राज्यपाल का पद जो है कोई, हम ये नहीं कह सकते कि वो सरकार का पद है, वो संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद होने के नाते राज्यपाल सरकार से जुड़े हुए पद के रूप में देखा जाए। तो मूल कारण यहां पर यह कहा जाता है कि दरअसल राज्यपाल की जो नियुक्ति है और राज्यपाल को जो हटाने का तरीका है वो राज्यपाल के पद को स्वायत्त नहीं रहने देता, क्योंकि राज्यपाल वो जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के इच्छा के बने रहने तक ही अपने पद पर रहेंगे। दरअसल राष्ट्रपति का प्रसाद प्रधानमंत्री का प्रसाद होता है, प्रधानमंत्री की इच्छा होती है। प्लेजर प्रिंसिपल जो होता है वो दरअसल क्या है, प्रधानमंत्री का होता है।
तो राज्यपाल का पद यहां पर वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के बजाय केंद्र सरकार के एजेंट या केंद्र सरकार की तरफ से एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल इसलिए भी होता है क्योंकि राज्यपाल के पद की नियुक्ति जो है वह पॉलिटिकल है, और हटाने के संदर्भ में भी हम ये देख सकते हैं कि वहां पर भी कोई कार्यकाल की सुरक्षा ये सब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण क्या है माना जाता है, ये है राज्यपाल की भूमिका के विवादित होने के कारण, और किन किन मुद्दों पर विवाद है ये भी मैंने आपको बताया। राज्यपाल की भूमिका होती क्या है इसको भी आपको बताया गया, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। एक प्रश्न आपको यहां से मिलेगा, जैसा मैंने कहा कि बीपीएससी 2019 में इस पर सवाल क्या है पूछा भी गया, राज्यपाल की भूमिका को लेकर आरएएस में भी सवाल है, आईएएस में भी सवाल पूछे गए। बहुत बहुत धन्यवाद।